अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर के एमसीक्यूज़ की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जिनका ताल्लुक होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है, ऐसा टी अकाउंट होता है जिसमें हम किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को शो करते हैं और ये साल के एंड पे बनाई जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस यानी कि प्रॉफिट या डेफिसिट यानी कि लॉस शो किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने अभी एमसीक्यूज़ के अंदर कवर करनी है। आपके एग्जाम में 2010 से लेकर 2023 तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं उसको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 7 से, यानी कि पिछली वीडियो में एमसीक्यूज़ नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 में कह रहे हैं कि इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इन प्लेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट की जगह पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होता है। इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस को शो करते थे। उसके ऑल्टरनेट, उसके सब्स्टिट्यूट में, उसकी जगह, उसके मुतबादल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट तो नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट के सब्स्टिट्यूट में, इनकम स्टेटमेंट के मुकाबले में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट बनाया जाता है उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको पता है कि उसे कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट इज समथिंग एल्स। बैलेंस शीट में हम एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल वगैरह शो करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक का दूसरा नाम है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक का दूसरा नाम है और कैश बुक तो इटसेल्फ कैश बुक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, गौर करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम स्टेटमेंट में भी हम यही चीज़ शो करते होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही शो करते होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम स्टेटमेंट के ऑल्टरनेट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू, वही बात है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, वो किसके बराबर है, वो किसके इक्विवेलेंट है। तो किसके इक्विवेलेंट है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मतलब सर? समझाता हूं। एक बात स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक ही चीज को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट या लॉस शो करते हैं, और इनकम स्टेटमेंट को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहा जाता है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहा जाता है। ये चीज़ें बार बार आपके एमसीक्यूज में आएंगे और ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि इनकम स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं और इसे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहा जाता है। यानी कि एक ही चीज़ के चार नाम हैं। इनकम स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं और इनकम स्टेटमेंट को ही एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी कहा जाता है। यानी कि एक्सपेंस और रेवेन्यू की समरी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का मतलब इनकम, एक्सपेंस और इनकम की समरी बनाई जाती है। तो ये चारों चीज़ों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमसीक्यू नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 8 में से वर्डिंग का फर्क है और बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज सब्स्टिट्यूट ऑफ, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसके मुतबादिल, उसके मुकाबले में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम स्टेटमेंट की जगह या प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। अभी हमने बात की थी कि इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, उसे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ ये आपका पॉइंट होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सब्स्टिट्यूट में यानी कि उसके मुतबादल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज सब्स्टिट्यूट ऑफ, दोबारा इसको समझ लेते हैं
कह रहे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि बनाया जाता है इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो मुतबादिल है, वो सब्स्टिट्यूट है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये बात याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ये चार मुख्तलिफ नाम: इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। इन चारों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, ये हमारा एमसीक्यूज हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 10 पे। चलें जी, एमसीक्यूज नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज सिमिलर टू, वो सिमिलर है, वो सेम है, सेम टू सेम है, वो सिमिलर है किसके? देख लें ऑप्शन में कौन सा है। बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग नहीं, कैश बुक नहीं, बल्कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। ठीक, ये बात याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम लाइक एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी होता है, वो उसकी तरह होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि एक ही चीज के चार नाम है। नेक्स्ट, नंबर 11। नंबर 11 में कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न डू नॉट मेंटेन, वो नहीं बनाती। इनमें से कौन सी चीज नहीं बनाती? ठीक है जी, देख लेते हैं कौन सी चीज नहीं बनाती, समझिएगा। नॉन प्रॉफिट कंसर्न बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, बिल्कुल 100%। हमारे एग्जाम में रिक्वायर्ड ही होता है। वो बैलेंस शीट भी बनाती है, हमारे एग्जाम में एक आध बार बैलेंस शीट आई है, ज्यादा नहीं पूछा गया। वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाती है। आपको याद होगा कि क्वेश्चन पेपर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ मेरे रिकॉर्ड में होगा, ये 2016 रेगुलर का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होगा कि बनाती तो क्या नहीं बनाती? वो क्या नहीं बनाती? वो ये नहीं बनाती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सब्स्टिट्यूट होता है, अगर आप एमसीक्यूज नंबर 9 देखें तो इसमें यही बात की जा रही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह क्या बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया जाता बच्चों, वहां पे बनाया जाता है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज नहीं बनाई जाती, बाकी तीनों चीजें नॉन प्रॉफिट कंसर्न में मेंटेन की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जी, तो अगर हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज चेक करें, एमसीक्यूज नंबर 12, तो उसमें कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिगिंस विथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिगिंस विथ, यानी कि उसका स्टार्ट होता है क्या डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होता है, क्या क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होता है, या नो बैलेंस से स्टार्ट होता है? बैलेंस का मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस। चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सॉल्यूशन रख रहा हूं। इसमें देख के आप मुझे बताएं कि क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर की किसी साइड पर भी बैलेंस BF यानी कि ओपनिंग बैलेंस है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की किसी साइड पर आपको कोई बैलेंस नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे कोई आपको बैलेंस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा होगा। हाँ, बैलेंस होता है वो रिसीट्स एंड पेमेंट साइड पर होता है, यानी कि ये जो कैश बुक होती है इसमें बैलेंस होता है, और नॉर्मली इसकी रिसीट साइड पे बैलेंस होता है। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम कैश बुक भी कहते हैं, उसका बैलेंस होता है। ओपनिंग कैश तो होती है, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी कोई बैलेंस नहीं होता। ना तो डेबिट साइड पे कोई बैलेंस होता है, ना इसके क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस होता है। तो इसका मतलब है कि एमसीक्यू नंबर 12 में हमारे लिए जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, नो बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टार्ट किसी बैलेंस से नहीं होता, ना डेबिट से ना क्रेडिट से। नेक्स्ट में कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 13 में, व्हेन इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न आर हायर, यानी कि इनकम हायर है देन एक्सपेंसेस से इनकम ज्यादा है, द डिफरेंस विल बी, ये जो फर्क होगा इसे हम क्या कहेंगे? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं और आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना सीख लिया है, तो आप आराम से ये बता सकते हैं कि सर अगर इनकम साइड हायर होगी, इनकम साइड इसकी हायर होगी, इनकम इसकी ज्यादा होगी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंसेस के मुकाबले में, तो जो डिफरेंस होगा उसे हम सरप्लस कहते थे, उसे हम सरप्लस कहते थे। चेक कीजिएगा, ये आपके सामने एक एग्जांपल में लेके चलूंगा ताकि बार बार मैं आपको समझा सकूं। स्टूडेंट देखिएगा, एक क्वेश्चन था 2018 क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में आया हुआ। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसकी
इनकम साइड का टोटल आया था 1,75,000, यानी कि अगर हम इन तीनों को प्लस करते थे तो इसका टोटल था 175, और अगर हम इसके एक्सपेंसेस का टोटल करते थे ना यहां से लेकर यहां तक, तो इसका टोटल बना था 1,20,500। तो बताइएगा 175 और 120,500 में हायर कौन सी साइड है? आया कि इनकम साइड हायर है या एक्सपेंडिचर साइड? तो आप कहेंगे सर इनकम साइड हायर है, क्योंकि इनकम का टोटल ज्यादा है 175 और एक्सपेंसेस का टोटल है 120,500, तो इसका मतलब इनकम साइड हायर है, इनकम साइड ज्यादा है किसके मुकाबले में? एक्सपेंसेस के मुकाबले में, एक्सपेंडिचर के मुकाबले में। तो फिर हमारा आंसर सरप्लस आया था। ठीक है, हमारा आंसर सरप्लस आया। तो ये बात साबित होगी कि अगर इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो सरप्लस होगा। तो यहां से हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? हमें यहां पे सरप्लस को सिलेक्ट करना होगा कि सरप्लस, क्योंकि इनकम हायर है एक्सपेंसेस के मुकाबले। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बात वही कर रहा है लेकिन वर्डिंग चेंज है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इट्स एक्सपेंसेस इज कॉल्ड, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इट्स एक्सपेंसेस। एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्सपेंस का एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, फालतू, ज्यादा। कह रहे हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है ओवर किसके ऊपर, किसके मुकाबले में? एक्सपेंसेस के मुकाबले में। इनकम ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, उसे हम कहेंगे सरप्लस। तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा सरप्लस। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि इनकम ओवर एक्सपेंसेस इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज नोन है। बात वही है, वर्डिंग चेंज है, बात वही है, सिर्फ अल्फाज आगे पीछे हैं। इनकम ओवर एक्सपेंसेस, अगर हमारी इनकम ज्यादा है, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, अगर हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस के मुकाबले में तो हमें क्या होगा? हमें सरप्लस, हमें सरप्लस होगा। तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना, ये आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 16 में कह रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। हाँ, इस बार थोड़ा चेंज है। कह रहे कि अगर एक्स्ट्रा हो, हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो ओवर इनकम, इनकम के मुकाबले में अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आज तक ऐसा नहीं आया कि जिसमें एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपके 10 ईयर में, उसमें इनकम हमेशा ज्यादा होती है और एक्सपेंस का टोटल हमेशा कम होता है। लेकिन एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो बच्चों लॉस होगा ना, मतलब नुकसान है कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस है। लेकिन हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये बात पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस का वर्ड यूज नहीं करते, हम सरप्लस या डेफिसिट का वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस केस में ये जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, लेकिन हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लॉस की जगह डेफिसिट का वर्ड यूज करेंगे। पहले तो डिसाइड ही कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे लॉस हो रहा है या नहीं। बिल्कुल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, हमारे एक्सपेंस एक्स्ट्रा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पूरे साल के एक्सपेंस 100 रुपीज क्यों और हमारी इनकम जस्ट 80 रुपीज क्यों, एक्सपेंस एक्स्ट्रा है इनकम के मुकाबले में, तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा 20 रुपीज का। तो 20 रुपीज का जो लॉस है उसे हम नॉन प्रॉफिट में कहते हैं डेफिसिट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा उसे हमें सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारी इनकम के मुकाबले में हमारे एक्सपेंस ओवर हैं, ज्यादा। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न ओवर इट्स एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंस के मुकाबले। बात बच्चों वही है, अल्फाज की तब्दीली है, सरप्लस। नेक्स्ट, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, अच्छा, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न प्रॉफिट इज, ठीक है, प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ऊपर बात हो चुकी है, किससे बताएं? डेफिसिट से, नेट प्रॉफिट से, सरप्लस से, नन ऑफ दीज। आप कहेंगे सर सरप्लस से। बहुत अच्छे, सरप्लस ही होगा। नेक्स्ट, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय, लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय विच वन? डेफिसिट। लॉस को हम डेफिसिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस देन इट रिप्रेजेंट्स, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट बैलेंस होगा तो उसे क्या कहेंगे? इसको समझना पड़ेगा पहले कि डेबिट बैलेंस सर क्या मतलब, डेबिट बैलेंस से क्या मुराद? बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जिस साइड के बैलेंस की बात करेगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जिस साइड के बैलेंस की बात करेगा, जैसे अगर वो कहते हैं डेबिट बैलेंस या अगर कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब पहले तो आपको समझना, जब भी वो कहेगा कि डेबिट बैलेंस तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड बड़ी है,
अगर वो कहेगा क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड बड़ी है। रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जामिनर एमसीक्यूज में कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो आप समझ जाएं कि डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड बड़ी है। और अगर एग्जामिनर एमसीक्यूज में कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ही जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो क्रेडिट साइड पे 1,75,000 है और डेबिट साइड पे 1,20,500। अगर मैं क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देता हूं तो मेरी साइड बड़ी कौन सी है? क्रेडिट बड़ी है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस इसे कहा जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। मतलब अगर कहने का ये है कि अगर मैं क्रेडिट में से 175 में से डेबिट माइनस भी कर दूं तो मेरे पास क्रेडिट में कुछ ना कुछ बच जाएगा। इसको मैं इस तरह समझा देता हूं कि अगर मेरे पास प्लस का 10 है और मैं इसमें से -6 करता हूं तो मेरे पास प्लस का 4 बचेगा, यानी कि प्लस का बचेगा, बैलेंस प्लस का होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि -10 + 6 = -4, मेरे पास बैलेंस माइनस में बचेगा क्योंकि बैलेंस की वैल्यू बड़ी है। क्लियर है? तो डेबिट बैलेंस जब भी कहेगा तो इट मींस डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस जब भी कहेगा तो इट मींस क्रेडिट साइड बड़ी है। तो हमारे इस एग्जांपल में हमारे सामने जो पेज पे एग्जांपल है उसमें अगर आप चेक करें तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब है कि सरप्लस है। ये अगर डेबिट साइड बड़ी होती है, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं इनकम के मुकाबले में, तो डेबिट बैलेंस का मतलब होगा लॉस। क्लियर? तो एग्जामिनर जब भी आपको कहेगा पेपर में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड बड़ी है। जब भी कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड बड़ी है, एक्सपेंस की साइड बड़ी। तो यहां पे अब क्या कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 20 में, इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो बताएं डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? डेबिट बैलेंस का मतलब ये होगा डेबिट साइड बड़ी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड बड़ी होने का मतलब ये है कि एक्सपेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस ज्यादा है। ठीक है? तो डेबिट बैलेंस मींस एक्सपेंस साइड बड़ी है और बच्चों एक्सपेंस साइड जब बड़ी होगी तो डेफिसिट आएगा, लॉस आएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी आपको बात। जी, एमसीक्यू नंबर 21 में कह रहे हैं कि इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी हमने बात की थी कि जब भी एग्जामिनर कहेगा क्रेडिट बैलेंस इट मींस क्रेडिट साइड बड़ी है और अगर कहेगा डेबिट बैलेंस इट मींस डेबिट साइड बड़ी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड का मतलब इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंस। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो सरप्लस है और अगर डेबिट साइड बड़ी है यानी कि एक्सपेंस ज्यादा है तो डेफिसिट। नेक्स्ट में कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 22 में, द क्रेडिट बैलेंस एट द एंड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोस। ये आपके डिफरेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उनकी वर्डिंग मैंने एज इट इज लिखी हुई है ताकि आपको पता चले कि बात वही है, सिर्फ अल्फाज आगे पीछे। बच्चों कह रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस, फौरन आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि इनकम साइड और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि इनकम साइड बड़ी है। तो अगर मेरी इनकम साइड बड़ी है तो इट मींस कि मेरे इदारे को सरप्लस हो रहा है तो मुझे सरप्लस को टिक कर देना चाहिए। नेक्स्ट, सरप्लस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन ऑन विच साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, कह रहे कि सरप्लस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की किस साइड पे शो किया जाता है? क्या वो डेबिट साइड पे होता है, क्या वो क्रेडिट साइड पे होता है या ऑन आइदर साइड? मर्जी आपकी, उठा के कहीं पर भी रख दें। तो क्या ख्याल है सरप्लस को हम कहां शो करते थे? अगर मैं आपके सामने वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सॉल्यूशन रखूं तो बच्चों सरप्लस हमेशा डेबिट साइड पर आता है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड कम होती है और क्रेडिट साइड बड़ी होती है सरप्लस के केस में। तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए अमाउंट हमेशा उस साइड पे रखी जाती है जो साइड रकम के लिहाज से कम हो, यानी कि एक्सपेंडिचर की साइड कम है, एक्सपेंसेस की साइड बड़ी है। तो जो डिफरेंस होता है सरप्लस, उसे हमेशा उस साइड पे रखा जाता है जो साइड कम हो और सरप्लस के केस में एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड हमेशा कम होती है। तो याद रखिएगा कि सरप्लस हमेशा डेबिट साइड पर ही लिखा जाएगा। सरप्लस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज शोन ऑन विच साइड? विच साइड? डेबिट साइड। ठीक, तो आपने इसे डेबिट साइड पे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट में कह रहा है कि डेफिसिट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन ऑन विच साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए हमारे पास कोई एग्जांपल, कोई सैंपल नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं कि डेफिसिट आया था, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे सब में सरप्लस ही आ रहा था। लेकिन अब आपको जब पता चल गया कि सरप्लस हमेशा डेबिट साइड पर आता है तो बच्चों इसका उलट कर लें कि डेफिसिट हमेशा क्रेडिट साइड पर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ठीक, तो
डेफिसिट हमेशा क्रेडिट साइड पे रखा जाएगा और सरप्लस हमेशा डेबिट साइड पे रखा जाएगा। नेक्स्ट, द डेफिसिट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ट इंडिकेटेड बाय, कह रहे हैं कि डेफिसिट को हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, किस तरह से शो कर सकते हैं। पहले तो आप अपना माइंड ये बनाएं कि डेफिसिट कब होगा। डेफिसिट बच्चों उस वक्त होगा जब हमारी इनकम कम होगी और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। हमारी इनकम कम होगी, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, या हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, हमारी इनकम कम होगी। तो देखिएगा इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है। कह रहे हैं नंबर 1 में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसमें एक्सेस कह रहे हैं कि इनकम नहीं, अगर इनकम एक्सेस होगी वो तो सरप्लस हो जाएगा। अगर आप यहां पे ऑप्शन देखें तो यहां पर आया हुआ है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं इनकम के मुकाबले में, एक्सपेंस ज्यादा हैं इनकम के मुकाबले में, तभी हमें डेफिसिट होगा, तभी हमें डेफिसिट होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट 26, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वही बात बार बार आ रही है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट, वो क्या शो करता है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्रेडिट बैलेंस जब भी होगा क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड बड़ी होगी, इनकम साइड बड़ी होने का मतलब सरप्लस। दिस वन सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूं कि सरप्लस ऑफ इनकम, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कह रहा है बच्चों जहां पर भी क्रेडिट बैलेंस होगा वहां सरप्लस होगा। लेकिन सरप्लस रखा डेबिट साइड पे जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है सरप्लस। लेकिन सरप्लस होगा कब, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन सरप्लस को रखा डेबिट साइड पर जाता है, दोनों में फर्क आपको समझना है। नेक्स्ट, इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स, आपको मेंबर से जो अमाउंट कलेक्ट होती है फ्रॉम मेंबर्स ऑन रेगुलर बेसिस, रोजाना रेगुलर बुनियादों पे मेंबर से जो अमाउंट आपको कलेक्ट होती है इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, तो बच्चों से क्या कहा जाता है, देख लेते हैं। क्या लोन है? नहीं, लोन तो कर्ज होता है। डोनेशन कभी कभार कोई देते हैं, डोनेट करते हैं हमारे इदारे को। सब्सक्रिप्शन एंड फी, इन दोनों को सोचा जा सकता है। देखिए सब्सक्रिप्शन बेसिकली जो, बल्कि पहले मैं फी समझा देता हूं। फी बेसिकली जो टर्म है ये यूज होती है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसको फी पे करते हैं, हम किसी वकील के पास जाएंगे उसको फी देंगे, हम किसी टीचर के पास पढ़ने जाएंगे उनको फी देंगे। तो फी रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। जब कोई क्लाइंट आएगा, कोई कस्टमर आएगा तो हमें फी मिलेगी। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन होती है वो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर का वर्ड आया हुआ है, रेगुलर बेसिस का वर्ड आया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जिसमें इदारे को मेंबर्स की तरफ से सालाना बुनियादों पे रेगुलर बेसिस पे सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो फी भी नहीं होगा, डोनेशन भी नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनुअल बेसिस, बात वही कर रहा है ऑन एनुअल बेसिस, यानी कि सालाना बुनियादों पर, रेगुलर बेसिस, एनुअल बेसिस आप इसे कह सकते हैं, ऑन एनुअल बेसिस। तो क्या होगा, ये सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, कमीशन, ये चीजें ऐसी हैं जो कभी मिली कभी ना मिले, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको एनुअल बेसिस पे मिलती है। दिस आइटम इज एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, दिस आइटम इज एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न। तो बच्चों यहां देखें एसेट, एसेट तो आपको पता है कि एसेट तो इनकम नहीं होता, लायबिलिटी तो इनकम नहीं है, कैपिटल तो इनकम नहीं है, तो इनकम क्या हो सकती है। आसान सा एमसीक्यूज है कि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ये हम पढ़ के आए हैं। जो बच्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकता है वो इजीली पिक कर लेगा इन चीजों को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस। बच्चों जो चीज आपको एडवांस में मिलती है वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपके लिए अनअर्न्ड है। वो पैसा जो आपने ले लिया लेकिन आपने कमाया नहीं, एडवांस में लिया, वो आपकी लायबिलिटी होती है, वो आपकी इनकम नहीं होती। तो इसमें ये जो ऑप्शन आपका है लायबिलिटी, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विल बी शोन इन, जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिलेगी उसे कहां शो करेंगे। आपको पता है कि लायबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट में शो होती हैं। बैलेंस शीट में हम क्या शो करते हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट हम कहां शो करते, लायबिलिटी हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बच्चों ये आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में शो होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 32
2 सब्सक्रिप्शन अर्नड, सब्सक्रिप्शन कमा ली बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन मिली नहीं, शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एज, उसे बैलेंस शीट में किसके तौर पर शो करना चाहिए? और कीजिएगा जी, सब्सक्रिप्शन अर्नड, वो कमाई जो हम कमा चुके हैं, वो सब्सक्रिप्शन जो हम कमा चुके हैं, बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन हमें मिली नहीं, यानी कि मिलना बाकी है। तो बच्चों रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? रिसीवेबल किसे कहते हैं? रिसीवेबल वही इनकम होती है ना जो आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं। तो रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपको मिलना बाकी है, जो पैसा आपने लेना है, आपके लिए रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? एसेट, एसेट को क्लिक कर दें, लायबिलिटी तो नहीं होगा, एसेट ही होगा, इनकम एक्सपेंस भी नहीं होगा, एसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्न बट नॉट रिसीव्ड का वर्ड आया हुआ है। नॉट रिसीव का मतलब होता है बच्चों रिसीवेबल। देखिए इनकम तो है ही है ना, इनकम तो है तभी तो रिसीवेबल है ना, इनकम तो हो गई, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन उसने दिया हुआ है एसेट, नॉट रिसीव्ड का वर्ड आया हुआ है, रिसीवेबल है, तो एसेट को आपने सिलेक्ट करना होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, सब्सक्रिप्शन जो आपने ले तो ली लेकिन आपने कमाई नहीं, सब्सक्रिप्शन आपने ले तो ली लेकिन आपने कमाई नहीं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी हमने क्या बात की थी? वो सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस में मिल जाती है वो आपकी लायबिलिटी होती है, वही बात नीचे कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव बट नॉट अर्न, आपने रिसीव तो कर ली लेकिन कमाई नहीं, तो बच्चों आपके लिए क्या होगी? वो आपके लिए लायबिलिटी होगी, वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। रिसीव कर ली लेकिन कमाई नहीं, लायबिलिटी। नेक्स्ट, दिस अकाउंट अपीयर्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जी इसको समझिएगा, इनमें से कौन सी चीज है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिपोर्ट होती है? कह रहे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब तो होता है जो आपको एडवांस में मिल गया, जो आपने कमाया नहीं, तो ये तो आपकी इनकम ना हुई, ये तो आपकी लायबिलिटी है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंस शो करते हैं, ये तो लायबिलिटी है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन एक्रूड, लेना बाकी है, ये तो एसेट है, रिसीवेबल है, बैलेंस शीट आइटम है। हाँ सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इनकम शो करते हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन इनकम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। Which account appears in income and expenditure account as an income of current year, income of current year, और कीजिएगा ये करंट ईयर की इनकम कौन सी होगी? नंबर 1 प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, नो, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन हमारी इस साल की करंट ईयर की इनकम नहीं है। उसके बाद सी अगर मैं पहले देख लूं तो कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बच्चों ये भी एडवांस में, ये करंट ईयर की नहीं, तो हम अगले साल कमाएंगे क्योंकि एडवांस में मिली है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन पेएबल तो हमारी लायबिलिटी होती है ना, जो हमने सब्सक्रिप्शन देनी है, वो इनकम थोड़ी है, वो तो इनकम आपसे पूछ रहे, तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या? सब्सक्रिप्शन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्कुल, अर्न का मतलब कमा लिया, तो अर्न कमा लिया, तो बच्चों ये आपकी इनकम हो गई। तो इस तरह से हमने अपने 35 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, और चंद एमसीक्यूज रहते हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 36 में कह रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अच्छा अब ये जो एमसीक्यूज आपको 2-4 नजर आएंगे, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेटर मोबाइल आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर निकाल लें और देखें कैसे होगा। The following information is related to a sports club for the year ended December 31st, 2018। माइंड में रखिएगा कि हमारा जो करंट ईयर है वो 2018 है, ठीक है, 2018। कह रहे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, हमें 1 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन मिली, लेकिन आगे कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2009, हमारा करंट ईयर 2008 है, हम 2008 की इनकम ढूंढ रहे होंगे, तो ये तो हमें 2009 के हमें 20,000 मिल गए, ये तो एडवांस मिल गए ना बेटा। इसका मतलब है कि ये जो हमें 1 लाख मिला है, इसमें 20,000 एडवांस है, तो एडवांस तो हमेशा हमें क्या करने होंगे? माइनस करने होंगे। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एरियर फॉर 2007 10,000, एरियर का मतलब होता है बकाया, एरियर का मतलब होता है बकाया। कह रहे हैं कि 2007 की, पिछले साल की 2007 की जो बकाया थी वो हमें इस साल मिल गई। बेटा ये भी तो 2007 की है ना, इसका ताल्लुक भी 2008 से नहीं है, हमारा करंट ईयर तो 2008 है। तो 2009 की जो एडवांस मिली है वो भी हमारी इस साल की इनकम नहीं है, 2007 की जो प्रीवियस मिली है वो भी हमारी इस साल की इनकम नहीं है। तो पूछ क्या रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2008। तो कह रहे भाई बताओ, ये जो 1 लाख रुपए आपको मिला है, ये जो 1 लाख रुपए आपको मिला है, इसमें से अगले साल की 20,000 है, पिछले साल की 10,000 है, तो बताओ इस साल की कितनी होगी, 2008 की कितनी होगी? तो सिंपल है, आप 1 लाख में से अगली पिछली माइनस कर दें।
जो आपको अगले साल की मिली वो भी माइनस करते हैं, जो पिछले साल की मिली वो भी माइनस कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 लाख में से जब आप 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000, और 80,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 70,000। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, ₹70,000। ठीक है, दोनों माइनस करेंगे। 1 लाख में से 20,000 अगले साल का भी माइनस करेंगे, 10,000 पिछले साल वाला भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एडेड इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर। कह रहे भाई बताओ कि इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम जो हमें पैसा मिल जाता है ना, सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, उसमें से प्लस या माइनस करेंगे ताकि हमें इस साल की इनकम पता चल जाए। बच्चों मैं आपके सामने एक सिंपल सी बात रख रहा हूं, जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, जितना भी रिसीट साइड पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसमें से अगले साल वाली सब्सक्रिप्शन माइनस कर लीजिएगा जो एडवांस में मिलती है, और प्रीवियस ईयर वाली भी माइनस कर लीजिएगा जो पिछले साल की इस साल मिली है, और इस साल वाली जो मिली नहीं है वो प्लस कर लीजिएगा। आई रिपीट, जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है उसमें से अगले साल वाली भी माइनस कर लीजिएगा, पिछले साल वाली भी माइनस कर लीजिएगा, और इस साल वाली प्लस कर लीजिएगा। तो इसमें आपको वो क्या कहना चाह रहा है, पहले ऑप्शन में उसने कहा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमें माइनस करनी होती है, क्योंकि वो माइनस ही पूछ रहे हैं ना, बल्कि प्लस पूछ रहे हैं। हाँ, वो प्लस पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज ऐड करनी है, तो पिछले साल वाली हमें माइनस करनी होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव रिलेटेड टू लास्ट ईयर, देखिए अगले साल वाली हमें माइनस करनी होती है इन एडवांस, पिछले साल वाली भी हमें माइनस करनी होती है, लेकिन इस साल वाली प्लस करनी होती है। बात को समझ रहे हैं? मैं इसको एमसीक्यू को दोबारा पढ़ रहा हूं और से सुनिएगा। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और या एक से ज्यादा एडेड यानी कि प्लस की जाएंगी, ऐड की जाएंगी इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सब्सक्रिप्शन इनकम। तो बच्चों सिंपल सा रूल है कि अगले साल वाली माइनस करनी होती है, पिछले साल वाली माइनस करनी होती है, और इस साल वाली प्लस करनी होती है। तो यहां पे उसने जो अगले साल की एडवांस दी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव रिलेटेड टू लास्ट ईयर, पिछले साल वाली माइनस करेंगे। हाँ, प्लस करेंगे तो ये चीज प्लस करेंगे, ये वाली। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया इस साल वाले। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर कहीं गिवन होगा तो वो आपको सिलेक्ट करना, 3 ओनली, सिर्फ ये ऐड करेंगे, बाकी 2 तो माइनस करेंगे। हमें सिर्फ ऐड करने का पूछा था तो हमने ऐड वाला बता दिया कि ये चीज ऐड करनी होगी, ऑप्शन नंबर 3 ऐड करना। ठीक, नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, किसी भी तरीके से जो गिफ्ट आपको मिलता है इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? से कहा जाता है डोनेशन। सब्सक्रिप्शन तो सालाना बुनियादों पे देते हैं, लेगेसी भी मिलती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिलती है, लेकिन ये गिफ्ट की सूरत में हमें मिलता है। तो डोनेशन को आपने सिलेक्ट करना है, डोनेशन आपको गिफ्ट की सूरत में मिलता है, डोनेशन हमें गिफ्ट की सूरत में मिलता है। नेक्स्ट 39, ताहा एजुकेशन नेटवर्क हैज ऑफिस सप्लाईज बैलेंस ऑफ 2000 एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। कह रहे कि साल के शुरू में ताहा एजुकेशन नेटवर्क के पास 2,000 रुपए की सप्लाईज थी। तो बच्चों सप्लाईज क्या होती हैं? सप्लाईज हमारे लिए एसेट होता है। ये 2,000 रुपए का एसेट पड़ा हुआ था, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, ये हमारी सप्लाईज होती हैं। तो ये 2,000 रुपए की पड़ी थी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर इट परचेज ऑफिस सप्लाईज 8,000, परचेज ऑफिस सप्लाईज 8,000, 8,000 रुपए की ऑफिस सप्लाईज और ले ली, 2,000 पहले की थी, 8,000 की और ले ली। तो इसका मतलब ऑल टुगेदर करें तो 10,000 की होगी। ठीक, आगे कह रहे हैं एंड एट ईयर एंड इट हैज फिजिकल बैलेंस ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑफ 3,000। बच्चों फिजिकल बैलेंस का मतलब होता है जो बच गए, बैलेंस कहते हैं बचा हुआ। 2000 साल के शुरू में थी, 8,000 रुपए की स्टेशनरी आपने और ले ली, सप्लाईज आपने और ले ली, तो ऑल टुगेदर 10,000 की होगी। 10,000 में से 3,000 की बच गई। तो पूछ क्या रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस शुड बी इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जी ऑफ करंट ईयर। बेटा जब एसेट यूज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? जब एसेट यूज हो जाते हैं तो एक्सपेंस बन जाता है। तो हमारे पास टोटल एसेट कितना था? 2,000 प्लस 8,000, टोटल था 10,000। 10,000 में से कितना बच गया? 3,000। तो कितना यूज हो गया? 7,000। तो 7,000 आपका एक्सपेंस होगा। जो एसेट यूज हो जाता है वो एक्सपेंस बन जाता है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹25,000 while subscription received during the year amounted to ₹2 lakhs. What amount of subscription should be included in income and expenditure account of current year? अच्छा पॉइंट है, समझिएगा। कह रहे कि हमें पूरे साल में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई वो 2 लाख रुपए की मिली। देखें, while subscription received during the year 2 lakhs, हमें 2 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन मिली, लेकिन
जो 2 लाख की मिली है, इसमें पिछले साल वाली 25,000 थी। बच्चों यहाँ देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीवर एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है? जो पिछले साल का एंडिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो 25,000 है, इसका ताल्लुक पिछले साल से था, इसका ताल्लुक पिछले साल से था। तो हमें इस साल की जो रिसीविंग है उसमें से पिछले साल वाली हम बात कर चुके हैं कि माइनस करनी होती है, अगले साल वाली भी माइनस करनी होती है और इस साल वाली प्लस करनी होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 लाख में से 25,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 175 बचेगा। तो मेरे पास 175 बचेगा। तो 175 मेरा बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आपने एग्जाम में क्लिक करना है। पिछले साल वाली हमेशा इस साल को जो आपको रिसीविंग होती है वो माइनस करना होता है उसमें से। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट एंड ऑफ ईयर। हाँ, साल के एंड पे आपको रिसीव करना है, ये इस साल का होगा, इसे प्लस करना होता है। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹170। बच्चों आपको कह रहे हैं कि इस साल आपको 1,70,000 की मिली, लेकिन 40,000 अभी लेना बाकी है, वो इस साल का होगा। What amount of subscription should be included in income and expenditure? तो बच्चों आपको अगले साल वाली माइनस करनी होती है, पिछले साल वाली माइनस करनी होती है, और इस साल के एंड पे जो लेनी बाकी होती है वो प्लस करनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस 40,000 में प्लस करना होगा ये 170। ठीक, तो अगर मैं 40 में 170 प्लस करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा? मेरे पास रिजल्ट आएगा जी 40 प्लस 170 इज इक्वल टू 2,10,000। दिस, तो ये 2,10,000। एक रूल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है, और से सुनिएगा, जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है उसमें से अगले साल वाली माइनस करनी होती है। जो एडवांस मिल गई है, पिछले साल से जिसका ताल्लुक होता है वो भी माइनस करनी होती है, और इस साल की जो होती है वो प्लस करनी होती है। यानी कि इस साल की जो रिसीवेबल होती है ईयर एंड वाली, इस साल की जो ईयर एंड वाली होगी वो हमेशा प्लस करनी होती है। तो आपके पास इस साल की इनकम आ जाएगी, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। लास्ट हमारा एमसीक्यूज है जिसका ताल्लुक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से है, वो है प्रीपेड इंश्योरेंस शुड बी। बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है वो इंश्योरेंस जो इन एडवांस आपने दे दी और आपने अभी उसको खर्च नहीं किया। जब आप कोई पेमेंट एडवांस में करेंगे या कोई पेमेंट आप एडवांस में लेंगे, तो हम ये बात कर चुके हैं, उसे हमेशा माइनस किया जाता है। जो पेमेंट हम एडवांस करते हैं या जो पेमेंट हम एडवांस लेते हैं उसे हमेशा माइनस करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस शुड बी क्या कर रहे हैं? एडेड इन इंश्योरेंस एक्सपेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, ऐड तो करते ही नहीं है। डिडक्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस एक्सपेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल जो एडवांस में मिलेगा या एडवांस में हम देंगे उसे हम हमेशा माइनस करेंगे। शोन इन बैलेंस शीट एज अ करंट लायबिलिटी। नहीं भाई, करंट लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो हमारा एसेट होता है। प्रीपेड तो एसेट होता है। ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीपेड को हमेशा माइनस किया जाता है। जो एडवांस दिया जाता है या एडवांस लिया जाता है वो हमेशा माइनस होता है। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रसीट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आए हैं उनको कवर करूंगा, और उसके बाद हम बैलेंस शीट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। इस तरह से हमारी एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एमसीक्यूज के साथ आपके सामने आएंगे।